हेलो गाइस, आज डायनामिक्स ऑफ ए पार्टिकल का लेक्चर 5 है। तो स्टार्ट आज के लेक्चर को करते हैं। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्या है, एक ब्लॉक टाइप है और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे। ओके, इसे स्मॉल एम का ब्लॉक है, ये कैपिटल एम का ब्लॉक है और फ्रिक्शन लेस है सब कुछ। मामला फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस है सरफेस दोनों। ये वाली ग्राउंड वाली सरफेस भी और दोनों ब्लॉक के बीच वाली जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो भी सब फ्रिक्शन लेस है। ओके, तो अब क्या हो रहा होगा, अगर आप देखोगे, अगर इस ब्लॉक को मैं ऐसे, मतलब इस सिस्टम को मैं ऐसे छोड़ देता हूँ तो क्या होगा, ये एम ब्लॉक कुछ नीचे की साइड स्लाइड कर रहा होगा और ये जो कैपिटल एम वाला है वो कुछ पीछे की साइड स्लाइड करेगा। अगर मैं इस ब्लॉक को ऐसे कुछ छोड़ देता हूँ तो ये जो एम वाला ब्लॉक है ये कुछ नीचे की साइड स्लाइड कर रहा होगा और जो ये कैपिटल एम वाला ब्लॉक है वो पीछे की साइड स्लाइड कर रहा होगा और कुछ मोशन हो रहा होगा बेसिकली। ठीक है, तो अगर मैं इसे ऐसे छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं ऐसे इसे छोड़ नहीं रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर एक इधर कैपिटल एम वाले ब्लॉक पे एक कैपिटल एफ फोर्स लगा रहा हूँ। ओके, अब सोचो ये एफ बहुत कम है, 0 के बराबर है, तो क्या होगा, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एम अब भी इधर मूव कर रहा होगा, ये स्मॉल एम अब भी इधर मूव कर रहा होगा। मैं इस एफ को बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो क्या होगा, इस कैपिटल एम के ब्लॉक की मूव करने की टेंडेंसी इधर कम होगी और सिमिलरली कुछ इस पे भी जो टेंडेंसी नीचे आने की है वो कुछ कम हो रही होगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एफ़ की वैल्यू कुछ ऐसी होगी जहाँ पे ये एम और ये एम, जो कैपिटल एम और स्मॉल एम है, वो बेसिकली रिलेटिव एक्सेलरेशन उनका ज़ीरो हो जाएगा। क्या, ए रिलेटिव जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब जो ये स्मॉल एम वाला ब्लॉक है वो ऐसे नीचे की साइड स्लाइड नहीं करेगा, ये खत्म हो जाएगा ये वाला एक्सेलरेशन। ओके, तो मतलब ये जो कैपिटल एफ वाला ब्लॉक है, कैपिटल एफ वाली फोर्स है, इस कैपिटल एम पे कुछ ऐसी फोर्स लगा रही है कि जो मतलब इस कैपिटल एम को कुछ ऐसे इधर की साइड एक्सेलरेशन देगा, जिसकी वजह से इस कैपिटल एम की इधर की साइड एक्सेलरेशन होगी और इस स्मॉल एम की भी इधर की साइड एक्सेलरेशन होगी, नीचे की साइड सारी जीरो हो जाएगा, नीचे का कंपोनेंट। ऐसा कुछ हो रहा होगा। और अगर मैं इसे बहुत एफ को इनफाइनाइटली बढ़ा देता हूँ तो क्या सीन हो रहा होगा, तो कुछ ऐसा होगा, ये बहुत तेज़ी से आगे जा रहा होगा और जो कैपिटल एम स्मॉल एम वाला ब्लॉक है वो ऊपर की साइड जा रहा होगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो होगा आपको, मतलब ये क्वेश्चन में फील आनी चाहिए, इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर ये एफ बहुत कम है तो आपको फील आनी चाहिए, कैपिटल एम वाला पीछे जाएगा, स्मॉल एम वाला नीचे की साइड स्लाइड करेगा। कुछ ऐसे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये दोनों आपस में रिलेटिव इनका एक्सेलरेशन जीरो होगा। बेसिकली अगर ये इस पॉइंट पे एम के, तो ये इसी पॉइंट पे रहेगा। ये पूरा सिस्टम एक स्मॉल एम और कैपिटल एम, समझ लो एक पूरा सिस्टम बन जाएगा कि ये दो ब्लॉक अलग नहीं होंगे और फिर ये आगे की साइड मूव करेंगे किसी एक्सेलरेशन से। ऐसा एक पॉइंट आएगा, ऐसी एक एफ वाली फोर्स आएगी। ओके, और उस पॉइंट से अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा, फोर्स को और बढ़ाऊंगा, तो उल्टा होने लगेगा अराउंड शायद, कि ये जो स्मॉल एम वाला ब्लॉक है वो ऊपर की साइड जाने लगेगा। कैसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे कि एफ को एक्सट्रीम कर दो, बहुत ज़्यादा कर दो, तो आपको दिख रहा है ये एकदम से ऐसे अगर आप इसे ले जाओगे तो क्या होगा सिनेरियो, कि जो ये स्मॉल एम वाला ब्लॉक है ऊपर की साइड चला जाएगा। ठीक है ना, एक्सट्रीम करके हमें क्लियरली दिखती हैं चीज़ें। अगर जब हम एक्सट्रीम केसेस ले आते हैं तो चीज़ें दिखने क्लियरली हो जाती हैं। तो क्लियर यहाँ पे दिखेगा कि अगर एफ को एक्सट्रीम कर दूंगा तो एम ऊपर जाएगा और ये इधर जाएगा। ओके, तो ये हमारा सिनेरियो। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये कैपिटल एफ की वैल्यू फाइंड करनी है सच डैट कि इनके दो बीच में जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक तो सिंपल इनका एफ बी टी तो बना ही देता हूँ पहले मैं, एक क्वेश्चन बाद में लिखता हूँ। तो इस एम का एफ बी टी बनाऊँगा, नीचे की साइड ऑफकोर्स एम जी लग रही होगी। ओके, एक ऊपर की साइड नॉर्मल फोर्स लग रही होगी, इसे N2 कह देता हूँ। ओके, एक इन दोनों के कॉन्टैक्ट सरफेस है तो ये N1 लग रही होगी। ओके, ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा उसके लिए। ओके, और ये एफ फोर्स ऐसे लग रही होगी। और कोई फोर्स लग रही है नहीं, इस एम पे एम जी फोर्स, वेट वाली फोर्स, दो कॉन्टैक्ट सरफेस हैं, एक ये वाली 2 वाली और इसे 1 वाली कह देता हूँ। तो दो कॉन्टैक्ट सरफेस हैं, तो दो नॉर्मल फोर्स, N2 ये ग्राउंड लगा रहा है और N1 ये ब्लॉक, स्मॉल ब्लॉक लगा रहा है, और कैपिटल एफ फोर्स जो कि लगी रही है, फ्रिक्शन है नहीं, टेंशन है नहीं। ओके, तो ये एम इस वाले का एफ वीडियो हो गया। स्मॉल एम वाले की बात करते हैं, अगर हम स्मॉल एम वाले की बात करते हैं तो इस पर एक N1 फोर्स ऐसे लग रही होगी जो कि वर्टिकल के साथ अगेन थीटा बना रहा है एंगल। N1 फोर्स ऐसे लग रही होगी, राइट। और क्या फोर्स लग रही होगी, नीचे की साइड mg फोर्स लग रही होगी, तो उसे मैं ऐसे कर सकता हूँ, नीचे की साइड mg कह देता हूँ और कुछ नहीं करता, n को रिजॉल्व कर लूँगा बाद में। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया इन दोनों का एफ फोर्स बॉडी डायग्राम तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फोर्स बॉडी डायग्राम पहला स्टेप होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो वो तो यहाँ पे कंप्लीट होता है और कुछ नहीं हो सकता। दूसरा स्टेप करते हैं एक्सेलरेशन बॉडी डायग्राम। तो इसने क्या कहा यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन के लिए, हमें एक तो पता है ए रिलेटिव 0 है, तो अगर इस कैपिटल एम की इधर की साइड कुछ एक्सेलरेशन ए है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में आपको दिख रहा है एक्सेलरेशन कुछ होगी नहीं, तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी, तो कुछ कैपिटल ए मान लेता हूँ क्योंकि इस फोर्स की कैपिटल एफ की वजह से हो रही है। ओके तो इस स्मॉल एम की भी इधर की साइड कुछ एक्सेलरेशन ए ही होगी क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफकोर्स 0 है। दोनों की एक्सेलरेशन सेम होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, अलग सा भी क्योंकि अंतर होगा तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कुछ आ जाएगी। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, ऐसी जब रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है उस कंडीशन पर हमें एफ की वैल्यू निकालनी है। तो एक्सेलरेशन बॉडी डायग्राम भी बन गया। ओके अब नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली तो हम क्वेश्चन में मतलब इक्वेशंस लिखना स्टार्ट करते हैं। तो एक्स इधर से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो एक्स वाई डायरेक्शन में इक्वेट करता हूँ, तो n1 का कॉस थीटा मेरा mg के इक्वल आएगा, पहली इक्वेशन जो बनेगी। तो यहाँ से मेरा n1 की वैल्यू आ जाएगी, इसके इक्वल आ जाएगी mg बाई कॉस थीटा। ओके देन यहाँ से मैं a वाली वैल्यू निकाल सकता हूँ। y डायरेक्शन में मैं इक्वेशन लगाता हूँ, n1 का साइन थीटा फोर्स इज इक्वल्स टू m1 टाइम्स m क्या सॉरी m टाइम्स a। तो मेरा a की वैल्यू यहाँ से आ गई, n1 की वैल्यू मुझे पता ही है mg है, डिवाइड बाय तो ये mg टेन थीटा, ये मेरी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। यहाँ से n1 की वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। यहाँ पे y डायरेक्शन में अगर मैं सॉल्व करूँगा तो n2 की वैल्यू भी आ जाएगी। n2 किसके इक्वल होगा, बेसिकली n1 का कॉस थीटा प्लस कैपिटल mg के इक्वल होगा। ठीक है वो मैं निकाल नहीं रहा, यहाँ पे छोड़ देता हूँ। n2 की वैल्यू भी आ गई बेसिकली। और y डायरेक्शन में x डायरेक्शन में हम करते हैं तो f माइनस का n1 का साइन थीटा इक्वल्स टू कैपिटल M टाइम्स a। मुझे a की वैल्यू पता है, मुझे n1 पता है, तो मैं f निकाल सकता हूँ। तो f कितना आएगा मेरा, कैपिटल M टाइम्स a क्या है mg टेन थीटा, mg टेन थीटा प्लस का n1 साइन थीटा विच इज़ इक्वल्स टू n1 साइन थीटा किसके इक्वल है, बेसिकली n1 इक्वल्स टू mg तो mg टेन थीटा के इक्वल है, राइट। n1 साइन थीटा किसके इक्वल है, बेसिकली mg टेन थीटा के इक्वल है। तो ये आ गया, तो फोर्स इक्वल्स टू कैपिटल M टाइम्स एक्सेलरेशन, तो फोर्स की वैल्यू इतनी आ गई बेसिकली हमारी। अब सॉरी थोड़ी गड़बड़ कर दी, एक्सेलरेशन यहाँ पे g टेन थीटा है ऑफकोर्स। n1 की जगह मैं डालूंगा mg बाई कॉस थीटा, m से m कट जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा बन जाएगा, तो g टेन थीटा, ये सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर दी थी, तो ये g टेन थीटा है a की वैल्यू। तो कैपिटल M टाइम्स g टेन थीटा प्लस का स्मॉल m टाइम्स g टेन थीटा। तो f आपकी कितनी आ गई, कैपिटल M प्लस स्मॉल m g टेन थीटा। ये आंसर आ गया हमारा, सिंपल राइट। ऐसे कर सकते हो, एक और तरीके से कर सकते हो बेसिकली कि सिस्टम ऑफ मासेस अगर हम मान लेते हैं, तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे इस क्वेश्चन में कि ये जो m और स्मॉल m है इस पूरे को एक ब्लॉक मान लो, क्योंकि क्यों मान सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है इन दोनों के बीच में। तो अगर मैं मानता तो जो मेरी एक्सेलरेशन आती a आती वो कैपिटल F बाय स्मॉल m बाय ये a इक्वल्स टू मेरी यहाँ से आती a इक्वल्स टू कैपिटल F डिवाइड बाय m बाय m, ये वाली इक्वेशन यहाँ से आती, और a मुझे इस वाले ब्लॉक से पता चलता है g टेन थीटा है, तो सिंपल मेरा f कितना था m प्लस m g टेन थीटा। तो बेसिकली मैं ये सेकंड इक्वेशन इस ब्लॉक को मैं मतलब जो इक्वेशन लिखी उन्हें लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल बस एक स्टेप ये और एक स्टेप ये, इन दोनों स्टेप से काम हो सकता था अगर आप सिस्टम ऑफ ब्लॉक मान के करते। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन थोड़ा सा सिंपल हो जाता है क्वेश्चन, तो ये भी हो जाता। तो ये क्या क्वेश्चन था, ये बेसिकली आपका क्वेश्चन था जब फ्रिक्शनलेस सरफेस थी और ये सिस्टम था हमारा तब के लिए। तो ये डायनामिक्स का अच्छा क्वेश्चन था, जहाँ पे आपका एफवीडी बनाने की आपको फील आ जाती है, एक्सेलरेशन बॉडी डायग्राम बनाने की फील आ जाती है, रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसे होती है वो आपको दिख रही है, वो आपकी फील आ जाती है, और बेसिकली ये ठीक है सिस्टम वाला एक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट जो हमने यूज़ किए उन सब की यहाँ पे फील आ रही है। ओके एक नया स्टेटमेंट है, मैंने एक स्टेटमेंट पहले भी यूज़ किया था। तो स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, जो हम इस वाले में न्यूटन सेकंड लॉ या फिर न्यूटन्स के मोशन वाले चैप्टर में या फिर डायनामिक्स वाले चैप्टर में, ये कॉमन सेंस की बात होती है, लेकिन
एक बार हमें फैक्ट की तरह बता देनी चाहिए ताकि हम इस कॉमन सेंस को यूज़ कर सकें। कई बार क्या होता है कि कॉमन सेंस कॉमन नहीं होती है, राइट। तो ये स्टेटमेंट है कि क्या कि इफ़ अ स्ट्रिंग इज़ पासिंग ओवर अ फिक्स पुली, तो पुली क्या है, फिक्स्ड है। कंडीशंस पे ध्यान दीजिए, पुली क्या है, फिक्स्ड है। तो अगर पुली फिक्स्ड है तो उसके क्या है, एक स्ट्रिंग पास कर लिया उस पुली पे, तो जो एक्सलेशन होगी दोनों एंड्स की, तो बेसिकली अगर सिंपल केस लेते हैं, ये फिक्स्ड पुली है, कहाँ से फिक्स्ड है, ये ऐसे फिक्स्ड है और इसके ये दो एंड्स हैं, राइट। एक एंड ये है और एक एंड ये है। तो इफ़ अ स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर फिक्स्ड पुली देन द एक्सलेशन ऑफ बोथ एंड्स इज सेम अलोंग द स्ट्रिंग। दोनों एंड्स का जो एक्सलेशन है अलोंग द स्ट्रिंग वो सेम होगा अलोंग द स्ट्रिंग। तो अगर ये अलोंग द स्ट्रिंग ए नीचे की साइड जा रही है तो ये अलोंग द स्ट्रिंग ए ऊपर की साइड जाएगा एंड। अलोंग द स्ट्रिंग जो है एक्सलेशन सेम होगा दोनों एंड्स का, इस वाले एंड का भी और इस वाले एंड का भी। समझ में आ रही है। या फिर अगर ऐसा होता है सिनेरियो, एक ब्लॉक ऐसे रखा होता और ये फिक्स पुली होती यहाँ पे और ये ऐसे नीचे जा रहा होता और एक ब्लॉक ये यहाँ पे होता, तो अगर ये वाला एंड ए एक्सलेशन से नीचे जा रहा है तो ये जो फिक्स पुली है बेसिकली, तो इसका ये वाला एंड अगर ए से नीचे जा रहा है तो इसका जो ये वाला एंड है वो ए से इधर जाएगा। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है अगेन, लेकिन एज अ फैक्ट आपको बता दे ताकि आप यूज़ कर सकते हो इस फैक्ट को, क्योंकि अगर आपको नहीं बताएगा कोई ये फैक्ट है तो गड़बड़ हो जाती है। ओके, कुछ स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन करते हैं बेसिकली अब हम। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग इन द फैक्ट कि हमने लाइक स्ट्रिंग कर लिया, हमने फ्रिक्शन कर लिया, अब दोनों को कंबाइन करके एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्या क्वेश्चन है कि अगेन ये प्लेन बनाओ, स्लाइड करो बेसिकली, ठीक है, और ये एक डब्बा है, इसका मास m1 है, ये स्ट्रिंग गई, पुली बनी, ओके, ये आया, डब्बे का मास m2 है और यहाँ पे म्यू क्या है इसका, बेसिकली फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है। तो ये सिस्टम है। तो इन क्वेश्चंस में अब आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो, यहाँ पे थोड़ी सी लाइक ट्रिकी क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। क्यों ट्रिकी है? सबसे पहला तो आप लाइक एफवीडी बनाना तो सिंपल है। एफवीडी आप कैसे बना सकते हो कि इस m2 का एफवीडी अगर आपको बनाना होगा तो इस m2 पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, ऊपर की साइड टेंशन फोर्स लग रही है, नीचे की साइड m2g फोर्स लग रही है, m2 का एफवीडी बन गया। m1 के एफवीडी की बात करोगे, m1 के एफवीडी की बात करोगे तो इधर की साइड टेंशन लग रही है, इधर की साइड m1g साइन थीटा लग रही है, नीचे की साइड m1g कॉस थीटा है, ऊपर की साइड नॉर्मल है n1, और अब ये फ्रिक्शन की बात आई, फ्रिक्शन किधर की साइड लग रही होगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता है। क्यों ट्रिकी हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे आप एज्यूम नहीं कर सकते कि मतलब एज्यूम कर सकते हो लेकिन आंसर अगर आपको नहीं आया तो आपको दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एज्यूम करता हूँ ए मेरा नीचे की साइड है, ये मैं एज्यूम करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, ए यहाँ पे इधर की साइड होगा, ओके, ऊपर वाले फैक्ट की मदद से, क्योंकि फिक्स्ड पुली है तो अगर ये ए नीचे की साइड है तो ये ऊपर की साइड होगा। तो अगर ये ब्लॉक ऊपर की साइड मूव करोगे तो फ्रिक्शन इस पर नीचे की साइड लग रही होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की साइड होगी एफबीटी में। म्यू एन, म्यू और एन कितना है मेरा, बेसिकली mg कॉस थीटा है, m1g कॉस थीटा है, तो इतनी फ्रिक्शन लग रही होगी। और इधर इसकी एक्सलेशन किधर होगी, इधर की साइड होगी, इसकी एक्सलेशन किधर होगी, इधर की साइड होगी। अब इक्वेशन अगर मैं लिखूंगा तो m2g माइनस का t इक्वल्स टू m2 टाइम्स a, ये वाली इक्वेशन आएगी यहाँ से इस वाले ब्लॉक से, और इस वाले ब्लॉक से ऊपर वाली तो y डायरेक्शन में हटा देंगे, तो t माइनस का m1g साइन थीटा माइनस का म्यू m1g कॉस थीटा इक्वल्स टू m1 टाइम्स a। ऐसा एक क्वेश्चन बनेंगे। या फिर इक्वेशन छोड़ो, सीधी सीधी आप एक्सलेशन भी लिख सकते हो। एक्सलेशन कैसे लिख सकते हैं, ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ड्राइव क्या कर रही है फोर्स को, ये m2g ड्राइव कर रही है। अपोजिंग क्या कर रही है, ड्राइविंग में से अपोजिंग माइनस करो, टोटल ड्राइविंग फोर्स लिखते हैं ऊपर, तो टोटल ड्राइविंग फोर्स क्या होती है, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। तो m2g तो एक्सलेशन को ड्राइव कर रही है, अपोज क्या क्या कर रही है, m1g का साइन थीटा अपोज कर रहा है और फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रही है, बेसिकली म्यू m1g कॉस थीटा, ये चीज़ें अपोज कर रही हैं, डिवाइडेड बाय मास कितना खींच रहा है वो एक्सलेशन में, m1 प्लस m2 मास खींच रहा है। तो ये मेरी एक्सलेशन आ गई बेसिकली। मुझे m2 पता है, मुझे g पता है, मुझे m1 पता है, मुझे g पता है, मुझे साइन थीटा पता है, मुझे म्यू पता है, m1 पता है। तो बेसिकली आपको इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू पता है और नीचे m1 m2 भी पता है, तो आप एक्सलेशन सीधे सीधे निकाल सकते थे अगर आपको क्या दे देते, ऑफकोर्स ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है ना, ये थीटा है, तो आपको ये एक्सलेशन आप सीधे सीधे निकाल सकते थे अगर आपको म्यू और m1 m2 ये सारी चीज़ें वैल्यू आपको गिवन कर देते क्वेश्चन में। ओके, तो अब यहाँ पे गाड़ी रुकती है, आपने एक बार ये निकाल लिया तो अब ये या तो आंसर क्या कह सकता है, तो पॉजिटिव में आंसर आ सकता है, या फिर नेगेटिव में आंसर आ सकता है, या फिर जीरो आंसर आ सकता है, 3 केस आ सकते हैं, राइट।
तो अगर पॉजिटिव आएगा तो मतलब बिंदास सॉल्व हो गया क्वेश्चन, सोचने की इतनी ज़रूरत नहीं। अगर नेगेटिव आएगा तो सोचने की ज़रूरत है। तो आप क्या करोगे, अगर आपका नेगेटिव आंसर आएगा तो आप क्वेश्चन को एक्सलेशन उल्टी डायरेक्शन में मान के सॉल्व करोगे। तो अगर आप जैसे ही नेगेटिव आंसर आएगा तो आप कहोगे अच्छा एक्सलेशन ऐसे नहीं ऐसे थी, ऐसे थी इस क्वेश्चन में। तो फिर आप अगर दोबारा से एक्सलेशन निकालोगे तो इस बार जो ड्राइविंग फोर्स होगी वो होगी आपकी m1g की साइन थीटा, और जो अपोजिंग फोर्स होंगी वो होगी आपकी m2g और माइनस का म्यू m1g कॉस थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये आपको लाइक दोबारा से एक बार निकालनी पड़ेगी, ये आप ऐसे नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मल केसेस में तो हम क्या कर देते हैं कि अगर हमारी एक्सलेशन के हम एज्यूम कर लेते हैं एक डायरेक्शन में क्वेश्चन को में, और फिर हम उसे सॉल्व करते हैं, और अगर आंसर नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं ठीक है एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, हेंस क्वेश्चन सॉल्व। ऐसा हम जनरली करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये वाला फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से कुछ मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन की डायरेक्शन एक्सलेशन की डायरेक्शन की वजह से चेंज होती है, राइट। अगर ऊपर की साइड एक्सलेशन है तो नीचे की साइड फ्रिक्शन होगी, नीचे की साइड एक्सलेशन है तो फ्रिक्शन ऊपर की साइड होगी। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज करता है तो एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। तो आप सीधा सीधा अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो ये नहीं कह सकते कि कि हाँ एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बस डायरेक्शन नेगेटिव कर दो, नहीं। अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो आप क्या कहोगे कि अच्छा मुझे दोबारा से एक्सलेशन नेगेटिव डायरेक्शन मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका इसलिए यही होता है कि चेक करो सबसे पहले कि किधर की साइड होगा। तो चेक करने का तरीका यही होता है कि एक्सलेशन ऐसे जल्दी जल्दी हम एक्सलेशन लिख सकते हैं कि ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो अगर आप ड्राइविंग फोर्स चेक कर लो, आप एक्सलेशन को एक डायरेक्शन में एज्यूम करो, ड्राइविंग फोर्स चेक करो, तो अगर वो पॉजिटिव आती है ड्राइविंग फोर्स तो बेसिकली एक्सलेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो मतलब आपने सही एज्यूम किया है। और अगर ड्राइविंग फोर्स नेगेटिव आती है तो एक्सलेशन की वैल्यू मतलब नेगेटिव है, तो आपने एक्सलेशन को गलत एज्यूम किया डायरेक्शन, एक्सलेशन की डायरेक्शन पलटो और क्वेश्चन सॉल्व करो। तो समझ में आया ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट था, कि इसमें मतलब बच्चे गड़बड़ कर देता है कि बाई चांस अगर आंसर नेगेटिव आता है तो बच्चे क्या समझते हैं कि अच्छा नेगेटिव आंसर आया है तो बस मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, आंसर सॉल्व हो गया। यह ऐसा नहीं होता, जनरली ऐसा होता है इसलिए गलती होती है। जनरली ऐसा होता है, यहाँ पे नहीं हो रहा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इन्वॉल्व है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है वो मैग्नीट्यूड भी चेंज कर देती है, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के एक्सलेशन की डायरेक्शन के साथ चेंज होती है। तो इनका मैग्नीट्यूड आप देख रहे हो, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है। m1g साइन थीटा माइनस m2g माइनस म्यू m1g कॉस थीटा, ये इसके अलग है, m2g माइनस m1g साइन थीटा और m2g म्यू m1g कॉस थीटा के। तो सिर्फ मतलब इन दोनों के मैग्नीट्यूड में सिर्फ नेगेटिव का फर्क नहीं है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, तो आंसर चेंज हो रहा है। तो बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके ओके, इसी कॉन्सेप्ट पे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए इस वाले कॉन्सेप्ट में बच्चे गड़बड़ी करते हैं, इसलिए क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, ये एक ब्लॉक है, अगेन 2m मास का ब्लॉक है। ओके, ये जा रही है यहाँ पे पुली है, देन ये यहाँ पे क्या, ये यहाँ पे कुछ m मास है, पुली है, देन ये कुछ m मास है, और ये क्या है 37 डिग्री है। और जो म्यू की वैल्यू है, म्यू सिर्फ इस वाली सरफेस में म्यू है, राइट, इस वाली सरफेस में म्यू है, और म्यू की वैल्यू 0.5 है, म्यू की वैल्यू 0.5 है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका, इस बार मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, तो आप सबसे पहले एज्यूम करोगे कि एक्सलेशन इधर की साइड है, एक साइड एज्यूम कर लो पहले। तो आपने एक्सलेशन इधर की साइड एज्यूम की, पहला स्टेप, ठीक है, जहाँ पे फ्रिक्शन इन्वॉल्व रहती है और ये पुली वुली वाले क्वेश्चन होते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेप एज्यूम एक्सलेशन करो, एक डायरेक्शन में कर ली। सेकेंड स्टेप एक्सलेशन निकालो सीधी सीधी, वो क्या होती है आपकी ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है। तो ड्राइविंग फोर्स बेसिकली हमें चेक करनी है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ड्राइविंग फोर्स क्या होगी, mg की वजह से एक्सलेशन हो रही है, इस वाले स्मॉल m की का mg एक फोर्स होगी जिसकी वजह से एक्सलेशन हो रही है, और इसका तो कुछ है ही नहीं, नेगेटिव भी नहीं है पॉजिटिव भी नहीं है, ये तो सिंपल हिल रहा है। ओके, तो इसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसका देखो, इसका 2 माइनस का 2m टाइम्स g टाइम्स साइन 37, ये वाला फैक्टर क्या है, जो उसका 30 साइन कंपोनेंट है वो बेसिकली अपोज कर रहा है एक्सलेशन को, तो वो माइनस में आ गई। और क्या अपोज कर रहा है, अगर ऐसे एक्सलेशन हो रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कुछ एज्यूम कर ली होगी। तो माइनस का म्यू, म्यू कितना है 0.5 mg कितना हो गया, तो 2m टाइम्स g और कॉस 37, ये ऊपर की वैल्यू बनी, डिवाइडेड बाय क्या करा हमने टोटल मास। तो टोटल मास कितना होगा m प्लस 2m,
तो मुझे सिर्फ ये ऊपर वाले की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो मेरा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू सीधी सीधी आ जाएगी। अगर ये नेगेटिव आएगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो देखते हैं। तो ये mg तो mg रहा, 2mg का ऐसे रहा, साइन 37 कितना होता है बेसिकली, mg का mg ऐसे रहा, 2mg ऐसे रहा, साइन 37 होता है बोले तो 3/5 राइट, माइनस का हाफ 2mg और cos 37 कितना है 4/5। तो अगर आप ये सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा 6/5 mg है ना, 6/5 बोले तो 1.2। तो mg माइनस का 1.2 mg और माइनस का भी फ्रिक्शन फोर्स वाला आप सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कटेगा, 4/5 बोले तो 0.8 mg। तो आंसर यहाँ से आपको दिख ही रहा है, वैसे नेगेटिव आ गया, आंसर आपको दिख रहा है नेगेटिव आ गया। तो मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम करेंगे कि अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप एक्सेलरेशन को ऐसे मानेंगे, एक्सेलरेशन ऐसे मानेंगे, एक्सेलरेशन ऐसे मानेंगे, एक्सेलरेशन ऐसे मानेंगे। तो अब क्या करेंगे, जो एक्सेलरेशन होगी अब क्या होगी, वही सेम ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास होनी चाहिए। तो ड्राइविंग फोर्स कितनी होगी, अब ड्राइव कौन करवा रहा है, 2mg साइन 37 ड्राइव करवा रहा है। अपोज कौन कौन कर रहा है, एक तो इस mg अपोज कर रहा है और एक फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर लिया। तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी है 2mg cos 37 और म्यू इंटू म्यू है ना, म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल इतना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2mg साइन 37 कितना होगा बेसिकली, अगेन वही ये साइन 37 3/5 होगा तो 1.2 mg के इक्वल होगा, माइनस का mg के इक्वल होगा, माइनस का ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.8 mg, अभी ऊपर सॉल्व किया था। तो ये कितना आ रहा है बेसिकली आपका 0.8 माइनस ये, तो माइनस का 1.8 आ रहा है प्लस का 1.2 mg और mg। तो आंसर अब भी नेगेटिव आ रहा है, ये तो गड़बड़ हो गई। मतलब आपने एक डायरेक्शन में माना एक्सप्रेशन निकाली, आंसर नेगेटिव आ रहा है, दूसरे डायरेक्शन में निकाला एक्सप्रेशन मानी, आंसर अब भी नेगेटिव आ रहा है, फंस गए। तो ये यहाँ पे इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है। तो इस क्वेश्चन का इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन होगी वो ज़ीरो होगी, क्योंकि मतलब ना इस डायरेक्शन में हो रही ना उस डायरेक्शन में हो रही, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। एक्सेलरेशन क्यों ज़ीरो होगी, अब हमने कहाँ पे गड़बड़ी करी, अब इंपॉर्टेंट बात ये मतलब हमने ये दोनों रिजल्ट निकाले और दोनों आंसर नेगेटिव आए और फिर हमने कहा एक्सेलरेशन जीरो होगी, इसका मतलब हमने कहीं कुछ मिस कर दिया जिसकी वजह से ये रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट सही है एक्सेलरेशन जीरो आएगा, लेकिन मतलब क्यों आ रहा है एक्सेलरेशन जीरो, तो मतलब हमने ये ऊपर क्यों क्या किया कि जिसकी वजह से हमारा आंसर ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे गड़बड़ी हमने ये करी कि जब हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं तो अगेन मैंने बोला फ्रिक्शन फोर्स इंटेलिजेंट फोर्स है, इंटेलिजेंट फोर्स है, इसका मतलब है वो म्यू एन वाली टोटल फाइनल फोर्स नहीं लगाएगी। म्यू एन तो उसका मैक्सिमम बजट होता है, वो बचा के काम करती है। तो मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कुछ कम में ही काम कर जाएगी ताकि एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो अगर आप अब देखते हो, अगर एक्सेलरेशन को जीरो कर देते हो और फिर एफवीडी बनाते हो नॉर्मल, तो आप इसका एफवीडी बनाओगे तो नीचे की साइड mg आएगा, ऊपर की साइड कुछ टेंशन आएगी, तो टेंशन किसके इक्वल होगी, mg के इक्वल होगी। टेंशन मेरी mg के इक्वल होगी अगर मेरा एक्सेलरेशन क्या है जीरो है। तो एक्सेलरेशन अगर मेरा जीरो है तो जो टेंशन होगी वो मेरी mg के इक्वल होगी। वेल डन। अब ये जो टेंशन है वो सेम रहने वाली है थ्रू आउट द स्ट्रिंग टाइप, तो यहाँ पर भी टेंशन सेम होगी। ओके, तो अब इस टेंशन की वजह से ये टेंशन माइनस का कितना 2mg साइन 37, ठीक है ना। तो ये कितना टेंशन है बेसिकली मेरी mg और 2mg साइन 37 कितना है 1.2 mg आया था, तो मतलब 0.2 mg माइनस का 0.2 mg। तो जो ब्लॉक की स्लाइडिंग टेंडेंसी किधर की साइड है, नीचे की साइड स्लाइडिंग टेंडेंसी है, इस ब्लॉक की नीचे की साइड स्लाइडिंग टेंडेंसी है। तो स्लाइडिंग टेंडेंसी को कौन रोकेगी, फ्रिक्शन फोर्स रोकेगी। तो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम बजट क्या है, मैक्सिमम बजट है ये वाला 0.8 mg। तो वो 0.8 mg तो उसका बजट है, तो वो 0.8 को ही लगाएगी नहीं, अगर उसे 0.2 रोकना है तो वो प्लस 0.2 लगा देगी। तो प्लस का मतलब वो इस डायरेक्शन में 0.2 mg लगा देगी। तो हमारा जो रिजल्ट आया वो ये आया बेसिकली कि जो सिस्टम है ये रेस्ट पे है, इसमें टेंशन कितनी है mg है स्ट्रिंग्स में टेंशन, और जो ये वाला ब्लॉक है इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रही है ऊपर की साइड, और कितनी लग रही है फ्रिक्शन फोर्स लग रही है F = 0.2 mg। सो दैट्स अवर रिजल्ट। सो आज का हम चैप्टर यहीं पे ख़त्म कर